पहले आता है खाद, अपन ले लेते हैं खाद प्रबंधन, फिर मैं आता हूं स्प्रे पर। फर्टिलाइजर, खाद, पौधे का भोजन, हेडफोन है ना लगे हुए, ठीक है। फर्टिलाइजर, खाद, पौधे का भोजन, ये सभी चीजें खाद प्रबंधन में आती हैं। सिंपल सा थंब रूल है जो मैं पूरे भारत में रेसिड्यू फ्री लेकर के आ चुका हूं। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग किसे कहते हैं? रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के तहत हम इसमें अगर जा रहे हैं तो किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा की मुहिम चल पड़ी है। हमें एग्रीकल्चर में किन विषयों पर पैसा ज्यादा लगता है? खाद प्रबंधन पर सबसे ज्यादा पैसे की मार पड़ती है। अगर हमने केला लगाया है, मिर्च लगाई है, टमाटर, तो हम प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक जितने दिन की उसकी साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं भोजन डालते ही रहते हैं, उन्हें भोजन खिलाते ही रहते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सा भोजन, हम सब जिन जिन एग्रोनॉमिस्ट को मानते हैं, उन एग्रोनॉमिस्ट से हम जो भी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, मैं थंब रूल देना चाह रहा हूं, मैं किसी को आंकड़े नहीं बतलाऊंगा। आप जिसको मान रहे हो उसी की मानते चलो। आप अगर किसान पाठशाला को लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो किसान पाठशाला को लेकर के आगे बढ़ो, लेकिन खाद प्रबंधन किया जाता है हमारे जेब के बजट के मुताबिक। जैसे मैं उदाहरण देता हूं केले में। केला एक ऐसी फसल है जिसमें आप 10 रुपए पौधे का भी फर्टिलाइजर डाल सकते हो और 100 रुपए पौधे का भी फर्टिलाइजर डाल सकते हो। हेलो, केले वाले हैं वो समर्थन करेंगे, यस। आप 10 रुपए पौधे से भी केला पका सकते हो, 100 रुपए पौधे से भी केला पका सकते हो, लेकिन 10 रुपए पौधे से केला पकेगा तो वेट कम आएगा। 100 रुपए पौधे के फर्टिलाइजर से वेट ज्यादा आएगा, जो उसका बंच आएगा उसमें घार में वजन ज्यादा आएगा। लेकिन हम इसे रेसिड्यू फ्री करें और इस 10 रुपए को क्या 5 रुपए कर सकते हैं, या इस 100 रुपए को क्या हम 50 रुपए कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखो और अभी मैं आपको बतलाऊंगा। यह ट्रिक ऐसी है रेसिड्यू फ्री की, जो काफी किसान पूछ रहे थे कि हमें थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, कैसे करना रेसिड्यू फ्री। खाद में किसान खर्च आधा किया और उस खाद की गुणवत्ता को ज्यादा किया तो उत्पादन ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। यही ट्रिक है रेसिड्यू फ्री में। रेसिड्यू फ्री में मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसे हर फार्मिंग पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यह हर खेत के लिए नहीं है, ठीक है। मैं बतला रहा हूं कि उदाहरण, 1 एकड़ में आपको 100 किलो डीएपी डालना है, 100 किलो पोटाश डालना है, 100 किलो यूरिया डालना है। उदाहरण में दे रहा हूं, तो ये कितना हुआ? 300 केजी। हेलो, उदाहरण दे रहा हूं, केला, गन्ना, पपीता, नींबू, आम, जाम, सीताफल, काटन, मिर्च, टमाटर, भिंडी, करेला, XYZ कोई सी भी फसल हो। उदाहरण दे रहा हूं कि आपको 300 केजी फर्टिलाइजर डालना हो और आपको अब करना है रेसिड्यू फ्री। यह अभी आपका बजट था, आपको डालना ही था, आप लेकर के भी आ चुके हो, तैयारी कर ली और आपने मेरा वीडियो देख लिया, तो आपको क्या प्रैक्टिस चेंज करना है? आपका 10 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, 50 एकड़ हो, तो उसमें प्रैक्टिस चेंज करने के लिए आप क्या करो, 1 एकड़ में अप्लाई करो। बाकी आपके हिसाब से जो कर रहे हो वही करो। आपको 50 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में अप्लाई करो, 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ में अप्लाई करो, 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में अप्लाई करो, जो मैं रेसिड्यू फ्री का फार्मूला दे रहा हूं। और इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है और किसान खर्च आधा कैसे होता है, उत्पादन ज्यादा कैसे होता है, घर पे बैठ करके समझो, नोट्स बनाओ और मुझे वापस रिटर्न भेजो कमेंट्स में, या वीडियो बना करके हमारे ऑफिस के नंबर पर भेजो, 94-245-38-222। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहां पर आपकी प्रैक्टिस जो करेंगे वो भेजना है। उदाहरण के लिए आपके पास 300 केजी का खाद है तो सीधा पहले इसमें 50% करना है, मतलब 50 डीएपी, 50 पोटास, 50 यूरिया। 100 किलो था, इसको करना है आधा, ठीक है। जेब का बजट बच गया, वो बजट अपने बच्चों में, बीवी में, परिवार में, पापा में, मम्मी में कुछ नई चीजें स्प्रेड करो, ओके। यह हमने किया किसान खर्च आधा। तो अब इसमें हम उत्पादन ज्यादा कैसे करेंगे? इसमें प्लस करना है, यह जो जोड़ आ रहा है 150 केजी आया है, हमने जो फर्टिलिटी ली है 150 केजी, इसका जोड़ आया है 150 केजी, 50-50-50 का जोड़ आया है 150 केजी, तो इसके 3 गुना, 150 का 3 गुना होता है 450। तो हमें लेना है 450 केजी, या तो हम लेंगे मिट्टी
जिस खेत में हम डाल रहे हैं उसी खेत की, या हम लेंगे गोबर, या हम दोनों का मिश्रण, गोबर भी और मिट्टी भी मिक्स करके, जो जिसके पास मिल जाए, या किसी के पास कंपोस्ट खाद पड़ा हो वो भी ले सकते हैं। गोबर, मिट्टी, दोनों का मिश्रण, कंपोस्ट खाद, इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं जो फ्री में इजी अवेलेबल हो। हर एक के पास गाय भैंस है, जिसके पास गाय भैंस नहीं हो वो उसी खेत की मिट्टी ऊपर ऊपर की उठा लो। 150 केजी खाद, 450 केजी आपका मिट्टी या गोबर का मिश्रण, तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 450, यह हो गया 600। यह 600 केजी के मिश्रण पर जिस खेत में हमें डालना है, अगर हमें 7 तारीख को डालना है तो उसके 7 दिन पहले यह मिश्रण बनाना है। नीचे प्लास्टिक बिछाना है उसी खेत में, छांव में करो या धूप में करो, कोई मैटर नहीं रखता है। प्लास्टिक बिछाना है ताकि उसका रसा नीचे स्लिप होकर के ना जाए। प्लास्टिक बिछाई, जो उसके ऊपर यह खाद डाला, यह खाद में थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं है और आपने गोबर उपयोग नहीं किया है तो जितना बड़ा खाद का ढेर हो उतने लीटर, जैसे 600 केजी का ढेर है तो कम से कम 600 ml, मतलब आधा लीटर तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 लीटर मिश्रण को मॉइस्चर करने के लिए, या जो वहां की कंडीशन हो उतना। मैं मानता हूं कि ये 600 केजी को मिश्रण कंप्लीट करने के लिए 6 लीटर का मुझे पानी लगेगा। तो 6 लीटर पानी, 1 लीटर उसमें गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 100 ग्राम गुड़, 1 किलो गोबर और 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, जिसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क का ट्रीटेड है। इसका मिश्रण बनाना है, इस खाद की ढेरी के ऊपर डालना है और इसकी कटिंग लगाना है, इसमें मॉइस्चर कर देना है और प्लास्टिक से ढकना है। फिर से नीचे प्लास्टिक, उसके ऊपर 150 केजी खाद, 450 केजी मिट्टी या गोबर, इसका मिश्रण। उसके बाद में उसे नमी करना है। तो नमी करने के लिए अगर गोबर नहीं है तो गोमूत्र, गुड़, वाइसेनोमेटा और गोबर। अगर गोबर ही है तो वो ऑलरेडी मिश्रित हो जाएगा, तो उसमें गोमूत्र थोड़ा सा डाल दो, गुड़ डाल दो, ताकि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन ज्यादा जल्दी से करेंगे। और प्लास्टिक से ढकना है इसको मिलाने के बाद। 3 से 4 दिन बाद ये प्लास्टिक उघाड़ना है, फिर एक बार कटिंग करना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। फिर सुबह उसमें वही गुड़, गोबर, गोमूत्र जो 5-6 लीटर पानी का बनाना है उसको मिक्स करना है, फिर उसको 4 दिन के लिए ढकना है। तो यह प्रक्रिया 2 बार करनी है और यह आपका 7 दिन के बाद 100% रेसिड्यू फ्री फर्टिलाइजर, खाद, ऑर्गेनिक कहो, रासायनिक कहो, कुछ भी कहो, यह पौधे को रेडी भोजन अवेलेबल है। ठीक है, आप डाल रहे थे 300 केजी, यहां पर मैंने बना दिया 600 केजी। 300 केजी था, अभी उसका किया आधा, 150 किया, तो आपका जेब हो गया आधा। अभी इसको हमें खाद को डबल बनाना है, डबल काम करवाना है, तो उसको 450 केजी का उसमें मिश्रण बनाया, तो ये आपका जो 300 डलता था उसकी बजाय 600 हो गया। क्योंकि फास्फोरस जो है वह 20% के ऊपर नीचे लगता है, 80% फिक्सेशन में जाता है। पोटेशियम जो है वह 35%, 40% तक लगता है, 30 से 35%, 60 से 65% फिक्सेशन में जाता है। नाइट्रोजन जो है वो आधा लीच हो जाता है, आधा गर्मी में उड़ जाता है, 25% और 50% लगता है, इसीलिए नीम कोटेड निकाला गया है। अगर इसको हमने रेसिड्यू फ्री पद्धति से किया तो ये जो लगने का प्रमाण है, खेत में डालते हैं उसके फिर 28 से 30 दिन बाद फास्फोरस लगता है, और लगता है मात्र 20 से 25%। तो ये 28-30 दिन बाद लगने की बजाय वो तत्काल लगना चालू होगा, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन हमने 7 दिन पहले बाहर ही गोबर और मिट्टी में कर लिया। उसका जो बॉन्डिंग था, बॉन्डिंग तोड़वा दिया, पोटास का और फास्फोरस का बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्डिंग तोड़ने से क्या हुआ, यह जो फिक्सेशन हो रहा था और जमीन में जाकर के पीएच बढ़ा रहा था, और हर साल हमें ब्रह्म राक्षस को ज्यादा खेत में डालना पड़ रहा था, बड़े बड़े ट्रैक्टर हमें खेत में डाल करके गहरी जुताई करना पड़ रही थी, क्योंकि हमारी मिट्टी कड़क हो रही थी। तो यह हम अगर बॉन्डिंग को तोड़ करके खेत में फर्टिलिटी करेंगे तो वहां पर पीएच बढ़ने का और मिट्टी को कड़क होने का, फिक्सेशन का रोल खत्म। तो हम जो 50% ले रहे हैं यह पूरा का पूरा लागू होगा, या इसमें से कम 10-15% ही वेस्टेज जाएगा, बाकी 180-90% लगेगा। हम डायरेक्ट डाल रहे हैं तो उसमें 80% वेस्टेज जा रहा है, हम फर्मेंटेशन करके डालेंगे तो 80% लगेगा, उल्टा हो जाता है। आ रहा है ख्याल में? क्योंकि यही फर्टिलाइजर खेत में जाने के बाद
वहां का बैक्टीरिया, वहां की मिट्टी की संरचना इसे कन्वर्ट करती है और फिर पौधे को खिलाने का काम करती है। तो हम मिट्टी में जाने के बाद में 28-30 दिन में कन्वर्ट होने का रास्ता क्यों देखें, हम खेत के बाहर ही उसे कन्वर्ट करें। तो दो फायदे हो गए, एक हमारा जेब का बजट बच गया, दूसरा हमारी मिट्टी का संरचना जो अनंत जीवों की आत्मा है वह बच गई, जीवों को मारने से बच गए। जैसे ही आप फर्टिलिटी खेत में डालते हो वैसे ही जीवाणु मरना चालू होते हैं, ये हकीकत है। डीएपी डालो, पोटाश डालो, नाइट्रोजन डालो, वहां के जीवाणु मरना चालू होते हैं। और सॉइल, जो मिट्टी का नाम दिया गया है भारत में, सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, मतलब अनंत जीवों की आत्मा, यह मिट्टी का प्रकार है। तो हम बार बार फर्टिलिटी डाल करके हम वहां पर अनंत जीवों की आत्मा को मार रहे हैं, इससे हम बचेंगे। इसीलिए वो जो अन्न निकल रहा है वह कैंसर का कारण बन रहा है। और हम रेसिड्यू फ्री फर्मेंटेशन करके फर्टिलिटी डालेंगे। पौधे को भोजन तो देना है, लेकिन शुद्ध भोजन देना है ताकि वहां के जीवात मरे ना, और वहां से जो अन्न उत्पन्न होगा वो 100 रेसिड्यू फ्री होगा, उसमें कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं होंगे। और वह हमारे पूरे भारत के जनता पर या भारत के बाहर भी हम अगर कहीं लेकर के जाएंगे तो वह 100 रेसिड्यू फ्री अन्न कैंसर का कारण नहीं बनेगा। कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं, लेकिन यह बोलना अति आवश्यक है, आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर फार्मिंग करी तो किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा होने से पूरे भारत को कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरे खेतों में ऐसा ही कर रहा हूं। ओंकारेश्वर वाली साइड जो मैंने मेरे 100 एकड़ का जो केले का प्लॉट दिखाया है आपको, 1227 नंबर का वीडियो है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 40 किलो वाला भी बंच है, 60 किलो वाला भी बंच है, और 10 रुपए पौधे का खर्च है। हेलो, केले किसानों तक यह बात पहुंचनी ही चाहिए, उन्होंने बार बार रिपीट, इसे देखना ही चाहिए। काटन में भी यही विधि करो, मिर्च में भी यही करो, टमाटर में भी यही करो, पपीता में भी यही करो, गन्ने में भी यही करो। XYZ मैं ये थंब रूल दे रहा हूं। आम, जाम, नींबू, सीताफल, अमरूद, प्याज, मिर्च, हल्दी, अदरक, सभी को एनपीके चाहिए। डायरेक्ट एनपीके डालोगे तो हम मिट्टी को गलत कर रहे हैं और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाला भोजन पैदा कर रहे हैं। डायरेक्ट फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो रहा है। किसान द्वंद में फंसा हुआ है कि करे क्या। उसके लिए एकमात्र विकल्प है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसे पहले बाहर ही पका लो, उसका फर्मेंटेशन तोड़ दो और उसको 100 जो पौधे को लागू हो वह फर्मेंटेशन किया हुआ रेसिड्यू फ्री फूड भोजन को, पौधे को भोजन खिलाओ ताकि वह हमें रेसिड्यू फ्री भोजन दे सके। सिंपल सा एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है, इसमें सबसे अच्छा काम होगा, यह फार्मिंग आप स्टार्ट करो तो उसके साथ में कचरे की मल्चिंग, बायोमास आच्छादन का प्रयोग जरूर करना है। कोई भी पौधा हो उसकी जड़ों की कक्षा में बायोमास आच्छादन की मल्चिंग करना अनिवार्य है, कोई सी भी फसल है। तो आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग 10 गुना ज्यादा उत्पादन ले पाओगे। अगर आप बायोमास आच्छादन का मल्चिंग नहीं कर रहे हो, पेड़ पौधों के सूखे अवशेष की मल्चिंग नहीं कर रहे हो, केला, मिर्च, जाम, आम, नींबू, टमाटर, कोई सी भी फसल हो, तो वहां की व्हाइट रूट डेवलप नहीं होगी, वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप नहीं होगी, और हम कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी ही गड़बड़ी आएगी। खाद प्रबंधन में सबसे पहले नाम आता है, क्या आपने आपकी फसल में आच्छादन किया है? तो यह निकल के आएगा 70-30 फार्मिंग। फिर मैं बोल रहा हूं, 999 नंबर का वीडियो जिसने नहीं देखा हो, इस वीडियो खत्म होने के बाद पहले उसको देखो, तो यह वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। कपास वाले मित्र काफी फोन कर रहे हैं, मिर्च, टमाटर, पपीता, थंब रूल को अपनाओ। काटन आपने लगाया है तो यहां पर नाली बनाओ, यहां पर ड्रिप है, यहां पर नाली बनाओ, यहां पर ड्रिप है। यहां जहां काटन आपने लगा दिया है यहां पर कचरे की मल्चिंग कर दो। मिर्च लगाया, यहां कचरे की मल्चिंग कर दो। केला लगाया, कचरे की मल्चिंग कर दो। जो 70% जगह है वह ढकी हुई रहना चाहिए। अभी जो ये खाद बनाया है, कचरा उठाओ, खाद फेंक दो, कचरा ढक दो, खत्म। और महीने में 2 ही बार अप्लाई करो, 1 तारीख, 15 तारीख। बड़ी फसलों में, जो छोटी फसलें हैं महीने में 4 बार अप्लाई करो, 1 तारीख, 7 तारीख, 7-7 दिन के ड्यूरेशन पर, 1, 7, 14, 21, फिर वापस जो 28 वाला आएगा वो वापस 7 तारीख, 1 तारीख में काउंटिंग में आ जाएगा। हर सप्ताह एक फिक्स नियम कर लो। जो वेजिटेबल वाली फसलें हैं उसमें ये फर्मेंटेशन वाला खाद आप
सप्ताह में एक बार दो। जो बड़ी फसलें हैं 15 दिन में एक बार दो, खत्म। बहुत ज्यादा ड्रिप के पीछे भागने की या बहुत दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है तो हम उसमें माइक्रो इरिगेशन करके रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हो तो उसके कुछ नियम है, कुछ थंब रूल है। हम किसान क्या कर रहे हैं, मैं भी पहले सीखने के पहले मैं भी गड़बड़ियां कर रहा था। ड्रिप थी मेरे पास, 7 दिन का खाद एक ही दिन दे रहा था, तो वो हो जाता था 100 किलो, 25 यूरिया, 25 डीएपी, 25 यूरिया, 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो अमोनियम सल्फेट, 50 किलो पोटास, 10 किलो 1261 यह एक साथ मैंने 200 लीटर में घोल दिया है। आधा, फिर आधा 200 लीटर में घोल दिया है, दोनों को एक साथ चला रहा हूं। तो वहां के बैक्टीरिया मर के खत्म ही होना है। अगर आपको ड्रिप इरिगेशन में रेसिड्यू फ्री पर जाना है तो हर 15 दिन में गुड़ गोबर गोमूत्र चलाना है और फर्टिलाइजर को पर डे हर इरिगेशन में देना है। हेलो, मैं ड्रिप इरिगेशन के कुछ थंब रूल बता रहा हूं। किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा करने के। आपका अगर 100 केजी का बजट है एक 30 दिन में, तो इसे करो 50 केजी, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन में पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन। तो आपने अगर 30 मिनट तक ड्रिप चलाई है और यह 50 किलो खाद आपको देना है 30 दिन के अंदर, तो आज का 1.5 किलो आज की तारीख में मुझे देना है। हम रोज खाना खाते हैं ना, ऐसे पौधे को रोज खाना खिलाओ। अभी 50 किलो एक साथ देने की बजाय आपने 1.5 किलो दिया आज का। 30 दिन में अगर 50 किलो एक बार दोगे, या 15 दिन में आपने 25 किलो एक बार दिया, या फिर मैं रिवर्स आता हूं, 7 दिन में अगर 12.5 किलो एक साथ दिया, तो यह एक साथ ज्यादा फर्टिलाइजर जाएगा तो जीवात को मारेगा। स्वाइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा, वहां जीव ही नहीं रहेंगे तो आपके पौधे को भोजन कौन खिलाएगा। इसलिए ड्रिप इरिगेशन में जितना फर्टिलाइजर है उसको करो आधा, उसको भाग दो 30 दिन में। जितना फर्टिलाइजर मतलब आपका बजट क्या है 30 दिन का, 100 किलो फर्टिलाइजर देने का, तो उसको करो आधा, 50 किलो। उसमें अब आपकी मेहनत करो ज्यादा। 50 किलो को 30 से भाग दिया तो लगभग 1.5 किलो पर डे। तो 1 एकड़ में 1.5 किलो पर डे देना है और पर डे इरिगेशन करना है। तो आपका कोई जीवाणु मरेगा नहीं और भोजन भी मिलेगा पौधे को और फसल भी बढ़ेगी फट फट फट। इसके साथ में हमें हर 15 दिन में एक गो कल्चर का बैक्टीरिया चलाना पड़ेगा, ताकि अनजाने में कोई बैक्टीरिया मर रहे हैं तो वह जीवंत हो जाए। और कचरे की मल्चिंग हर पौधों के पास करना पड़ेगी। ये 2 काम, कचरे की मल्चिंग, बायोमास आच्छादन करना पड़ेगा, तो वहां बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप होती रहेगी, उसके ऊपर ड्रिप डाल दो। और फर्टिलिटी, माइक्रो फर्टिलिटी इसे बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन, पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन पर आप जाएंगे। 7 दिन की बजाय उसको 7 का भाग दे करके हर रोज खाना खिलाएंगे, तो आप रेसिड्यू फ्री में आएंगे, वरना आप गड़बड़ कर रहे हो। और हर 15 दिन में गो कल्चर, गो कल्चर में क्या आता है, 200 लीटर पानी, 10 केजी ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड़ की मिट्टी, 100 ग्राम वाइसनोमेटा। इसका मिश्रण आपको 2 दिन तक रखना है, छांव में रखना है, लकड़ी से हिलाना है, और 2 दिन के बाद इसे 1 एकड़ में डब्बे डब्बे से डालना है। छान के ड्रिप से चलाने की जादूगरी मत करो। जो कचरा है, जो गाद है, जो 10 किलो गोबर का नीचे फर्मेंटेशन हो चुका है, जो 2 दिन के अंदर यह बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हम मार्केट से खरीदने पे विश्वास रखते हैं, ड्रिप से फट से चला देंगे। आपको पता है जो मार्केट से एनपीके लेकर के आया वो कितनी धूप में किस चद्दर के नीचे रखा था, कब बनाया था, और उसमें बैक्टीरिया जिंदा भी है या पानी है। इसलिए घर पे ही बनाओ। 200 लीटर पानी, 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड़ की मिट्टी, 100 ग्राम वाइसनोमेटा, खत्म। बहुत से मित्र पूछेंगे कि इसमें बेसन डाल सकते हैं क्या। हाँ, डाल सकते हैं, अगर आप 2 दिन के अंदर ही खेत में चला दो। कभी क्या होता है कि हमने आज बना लिया और हमें 5 से 7 दिन तक समय न मिल पाया इसे खेत में डालने का, तो बेसन डालोगे तो वह उसमें कीड़े बड़े बड़े आ जाएंगे थोड़े समय के बाद, 4-5 दिन के बाद, और एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। तो वह मित्र बैक्टीरिया की बजाय गड़बड़ बैक्टीरिया बन जाएगा अगर ज्यादा दिन तक रखा रहा। तो इसलिए बेसन डालो ही मत। 1 दिन में चलाओ या 10 दिन में चलाओ, उसमें भूल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हमें हर 15 दिन में देना है। 1 एकड़ पे 200 लीटर, कोई सी भी फसल हो। और इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन में फर्टिलाइजर इस तरह से देंगे
तो हम रेसिड्यू फ्री कह सकते हैं कि हमारी फील्ड है। और कोई भी दुनिया की लैब टेस्ट आकर के उस खेत की जांच करेगी तो वह फील्ड रेसिड्यू फ्री ही पाई जाएगी। कब? जब हम ड्रिप इरिगेशन में पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन कर रहे हैं तब, वरना नहीं। और बैक्टीरिया दे रहे हैं, वरना नहीं। और बायोमास आच्छादन, कचरे की मल्चिंग कर रखी है तो, ठीक है। यह हुआ किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा की मुहिम में खाद प्रबंधन। आपका ड्रिप का है या फ्लड का है। अगर ड्रिप है, जब भी आप रेसिड्यू फ्री वाला वह जो बेसल डोज में देते हैं, इस तरीके से आप उसको दे सकते हो, तो आप ड्रिप में खाद चलाने की टेंशन ही खत्म। समझ में आया?